नावल्स फॉरएवर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं नावल पढ़ने आ गई हूँ क्योंकि मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं, 2 हो गए हैं और अब कल तीसरा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब आसान इन द सेंस कि हमारे MCQs वाइज ही सर ले रहे हैं, तो वो थोड़ा तैयारी करना उसकी आसान होता है। तो हमें नहीं पता था, हमें टीचर पैटर्न ही नहीं बता रहे थे कि क्या होना है, किस तरह से होना है। बट अब हमें पता चल गया कि सर ने हमें MCQs ही देने हैं। तो अब मैं थोड़ी सी थी रिलैक्स थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूं। मेरे पास फ्री टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करूं और आप लोगों को एक अच्छा सा नावल प्रोवाइड कर दूं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। और हाँ भाई, 3,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फैमिली 3,000 तक हो चुकी है। यूट्यूब की ज़्यादा अरसा नहीं हुआ हम लोगों को, लेकिन इतने अरसे में 3,000 सब्सक्राइबर होना बहुत ही मतलब अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। मुझे ये कहा गया था कि मेरी एक लिसनर ने मुझे कहा था कि कुछ लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता, तो आप बता दिया करें कि सब्सक्राइब कैसे करना है। तो अभी तो खैर मैं नहीं बता सकती कि मैंने वो स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं किया, लेकिन आप लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन लिखा नज़र आता है चैनल के आगे, ठीक है? उस पर आपने जस्ट क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक करना है आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरह से आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, यूट्यूब फैमिली का। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ इतना प्यार करते हैं। आप लोगों को मेरा अंदाज़ इतना अच्छा लगता है, मेरे नावल्स इतने अच्छे लगते हैं। मैं इसकी मशकूर हूँ कि आप लोग इतना मतलब पसंद करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पसंद भी आता है लेकिन इजहार नहीं करते। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग करते हैं उनका भी शुक्रिया, और जो लोग नहीं करते बट मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं उनका भी शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इस नावल को शुरू कर देना चाहिए। एंड पर नावल के हम बातें कर लेंगे, लेकिन अभी हम नावल को स्टार्ट कर देते हैं। मेरा हम सफ़र, मेरा हम नवा, मेरा चारा गर, मेरा राज़दा, मेरे दर्द की थी उसे खबर, नहीं था वो मुझसे बेखबर। उसे चाहना, उसे खोजना, मेरा मशगला था एक ही। उसकी आंखों में नमी देखकर लर्ज़ उठता था दिल मेरा, उसके माथे पे शिकने देखकर कांप उठती थी ये रूह। कभी ऐसी कोई शब न गुजरी कि मैं टूट के उसकी राह में न बिखरी। उसकी हर एक चाह उसके लबों से निकलने से पहले ही मेरा मन पढ़ लेता था। उसे छू कर उसके संग मेरी ज़ात मुकम्मल होती थी। वो भी मुझे अपना मान समझता था, मगर मेरी कुर्बत में, मेरी पनाहों में वो जब कभी भी समाता था, उसके माजी की स्याह परछाई उस पे यूँ हावी हो जाती थी कि जैसे एक और पल भी वो मेरे पास रहा तो मारे अजियत के उसका दम घुट जाएगा। जिस्म से जिस्म का रिश्ता रूह से रूह तक न बन पाया कभी। उसके शहरे दिल में बसी तस्वीर, उसके सांचे में मेरा रूप न ढल पाया कभी। मेरी रूह की थकन खल्श गुज़रते हर एक पल के साथ बढ़ती जाती है। ज़िंदगी तन्हाई के खौल में सिमटती जाती है। भला मैं कैसे भुला पाऊँ अपनी पहचान के इसी हम सफ़र हम नवा राज़दा की ज़िस्त में मैं फ़कत एक दूसरी औरत ठहरी। खनक रात में भी वो पसीने में नहा गई थी। कमरे में 4 सू फैली एयर फ्रेशर की खुशबू ने उसकी सांसों में हब्स भर दिया था। हिजर की फ़िराक की ये शब तवील से तवील तर होती जा रही थी। रात की रानी गमे हिजरा मनाने वालों पे मातम कुना थी। आसमान पे चमकते तारे आज उसकी स्याही ये शब पे साक़ित थे। अपनी ही लिखी गई इस नज़म के एक एक हर्फ को वो बार बार पढ़ रही थी। ये नज़म उसकी ज़िंदगी पे यूँ हावी हो जाएगी उसने कभी ना सोचा था। उसने अपने उस्ताद से सुना था कि कभी कभी शायरी सच भी हो जाती है, और आज शिद्दत से उसे इस नज़म के लिखने पे अफसोस हो रहा था। उसकी हेज़ल आंखों से मतवातिर आंसू बह रहे थे। शिद्दत दर्द से सांस लेना मुहाल लग रहा था। उसने कर्ब से आंखें मूंद ली। रात रोते रोते न जाने कब वो वादियाई नींद में गुम हो गई थी। आंखों की गहरी लाली उसकी स्याही शब का सबूत दे रही थी। कमरे में फैली मखसूस कलून की खुशबू ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने बोझल दिमाग के साथ बामुश्किल आंखें खोल के देखा। सामने ही दुश्मनी जान तैयार हो रहा था। आईने में उसे उठता देख वो उसके करीब चला आया। उठ गई परी, माविया ने अपनायत से उसके पास बेड पर बैठते हुए पूछा।
जी बस उठ गई, पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। आप कब आए इस्लामाबाद से? परिविश ने वजाहत देते हुए पूछा। फजर के वक्त पहुंचा था, नमाज पढ़ के थोड़ी देर सो गया था। तुम सो रही थी इसलिए जागना मुनासिब नहीं समझा रात को। तुम्हें कॉल कर रहा था मगर तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। खैरियत थी? अब के माविया ने तफसील बताते हुए उससे पूछा। तो रात हमें हिजरा का मंजर उसकी आंखों में घूम गया। पल भर को उस दुश्मन जहाँ को देख के जो उसके दिल में मोहब्बत और अपनायत का एहसास जागा था वो मादूम पड़ गया था। एक एक करके उसकी बेतनाइयों बेरुखी उसे याद आती चली गई। वो एक झटके से उठ के बिना कुछ जवाब दिए वॉशरूम में घुस गई। माविया अपनी जगह तम बखुद बैठा रह गया। परिविश के रवैये से उसे तकलीफ़ हुई थी काफ़ी, मगर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। जब भी वो इस्लामाबाद से वापस आता वो ऐसा ही रवैया इख्तियार करके उसे कर्ब में मुब्तला रखती थी। एक गहरे मलालो तासुफ ने माविया को आ घेरा। वो मोबाइल और वॉलेट उठा के कमरे से निकल गया। परिविश के रवैये से उसे हकीकतन बहुत दुख पहुंचा था। आज ऑफिस में भी उससे कोई काम नहीं हो पा रहा था। वो गायब दिमागी से सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। दिल भटक भटक के माजी की भूल भलियों में गुम हो रहा था। उसने चेयर से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। उसकी आंखों के पर्दों पे उस शाम का मंजर घूम गया जब उसने पहली बार परिविश को देखा था। दर्द बढ़ने लगा जब शाम हुई, दिल धड़कने लगा जब शाम हुई। देख के हाले दिल मेरा आह गमे मुस्कुराने लगा जब शाम हुई। वो भी मेरी याद में फिर हिजर मनाने लगा जब शाम हुई। आलमे तन्हाई में मौसम बहार दिल जलाने लगा जब शाम हुई। ख्वाबे वसल दिल जला के गज़ल राख उड़ाने लगा जब शाम हुई। कराची में यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़दा मुशायरे में नाहिद एतमाद से गज़ल पढ़ती वो उसी शाम का हिस्सा लगी थी। जिस तरह एक एक लफ्ज़ को महसूस करके वो अदा कर रही थी, सब दाद दिए बिना न रह सके थे। जबकि वहीं मौजूद माविया वकास उसके लबो लहजे में बसी यासियत व तशनगी में गुम था। उसने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत रूह से रूह का रिश्ता है। अक्सर सब कुछ पा के भी इंसान के अंदर एक अजब सी खलच बाकी रह जाती है। वो इसलिए कि शायद आपको आपकी हकीकी मोहब्बत ना मिली हो, और मोहब्बत भी वो जिसे अगर एक नज़र देख लो तो सदियों की तशनगी सैराब हो जाए, जिसमें कुछ खोने या पाने की तमन्ना ना हो। आज उसे भी ऐसा लग रहा था कि उसकी तशनगी मिट गई हो। इन 8 सालों में कभी उसने सिन्फ नाजुक की तरफ पेशकदमी नहीं की थी। खुद को इस कदर मसरूफ़ रखा था कि दिल में फिर कोई जज्बा, कोई मोहब्बत का फूल उसके दिल की बंजर ज़मीन पे ना खिल पाया। मगर आज परिविश को देखकर उसे अपनी रियाजत कहीं मिटती हुई महसूस हुई। वहीं सरोकामती तराशा हुआ पैकर, लंबी उंगलियां, बड़ी बड़ी आंखों पर घनी पलकें, गुदास खूबसूरत कट वाले होंठ, मोतिये जैसे दांत, मोतिये की मानदा बंद कली जैसी महीन सी नाजुक, घनेरे रेशमी आबशार जैसे बाल, और अगर बस ज़रा सी रंगत निखर जाती। अपने कंधे पे किसी का दबाव महसूस हुआ तो उसकी सोचों का इर्तिकाज़ टूटा। कहाँ गुम हो यार, चलना नहीं है क्या? मुशायरा कब का ख़त्म हो गया? उसके अजीज़ जान दोस्त अहमद ने उसे गुम देखते हुए कहा। हाँ चलो यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था, माविया ने उठते हुए कहा तो अहमद मुस्कुराकर उसके साथ चल पड़ा। माविया वकास किरण एहसान और राव एहसान साहिब का सबसे बड़ा बेटा था। खुदा ने माविया की आमद की 1.5 साल बाद उन्हें फातिमा और फिर उसके 3 साल बाद तलहा से नवाजा। एहसान साहिब अपने वालिदैन के इकलौते सपूत थे, लिहाजा उनकी वफ़ात के बाद सारा बिजनेस एहसान साहिब ने संभाला और अपनी मेहनत व लगन से बुलंदियों तक पहुंचाया। उनका शुमार इस्लामाबाद के टॉप बिजनेसमैन में होता था। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने बिज़नेस की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली और एहसान साहिब घर बैठ गए। माविया ने बिज़नेस के साथ साथ MBA कर लिया था, जिससे उसकी सलाहियतों को 4 चांद लग गए थे। माविया की मेहनत और लगन को देखते हुए एहसान साहिब ने अपने अजीज़ जान दोस्त अकबर की इकलौती बेटी सारा अकबर से उसकी शादी तय कर दी थी। माविया के दिल में कोई और सूरत नहीं थी, लिहाजा उसने वालिदैन के फ़ैसले को ताबेदारी से मानकर उन्हें इत्मीनान बख्शा था। एहसान साहिब ने माविया के साथ साथ किरण की भी शादी उसकी पसंद से उसके क्लास फेलो नबील के साथ तय कर दी थी। दोनों बहन भाई अपनी अपनी शादियों से बहुत खुश थे। माविया को भी सारा काफ़ी अच्छी लगी थी। दोनों एक दूसरे के संग अपनी ज़िंदगी में रंग भरने में मगन थे। तभी अल्लाह ने उन्हें 1 साल बाद फूल जैसी बेटी से नवाजा। एहसान साहिब और किरण अपने आप को जन्नत का मकीन समझने लगे थे। उन दोनों ने अपनी पोती का नाम हुरैन रखा था। हर सू खुशियों का रक्स था, मगर कुदरत ने शायद कुछ इम्तिहान बाकी रखा था। उस रात हुरैन को खासा बुखार था। माविया बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कराची गया हुआ था। तलहा भी घर पे नहीं था। वो ड्राइवर के साथ हुरैन को लेकर क्लिनिक चली गई। वापसी में हल्की बारिश मूसलाधार बारिश में तब्दील हो चुकी थी।
सर्दी के बायस जल्द से जल्द घर पहुंचने की जल्दी में ड्राइवर से गाड़ी संभल ना पाई और सामने से आते हुए ट्रक से टकरा गई। इस शदीद एक्सीडेंट के नतीजे में सारा, हुरैन और ड्राइवर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हादसे की खबर ने उनके हंसते खेलते घर में सफ़े मातम बिछा दी थी। कोई भी इस नाकाबिले यकीन वाक़ियों को कबूल नहीं कर पा रहा था, ख़ासकर माविया जो अपने हवास खो चुका था। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। सब उसकी सेहत के लिए दुआ गो थे। सबकी दुआओं के सबब माविया बच तो गया था मगर कोमे में चला गया था। तकरीबन 6 माह कोमे में रहने के बाद वो अपने हवास में लौटा था। सबने उसकी खिदमत में दिन रात एक कर दिए थे। सबकी दिलजोई मोहब्बत से वो वापस ज़िंदगी में लौट आया था। उसे अकबर साहब की बहुत फिक्र थी। जब भी उसने अकबर साहब को ना सिर्फ बेटा बन के प्यार दिया बल्कि उनका बिजनेस भी संभाल लिया। माविया ने खुद को तन्हाई और यादों के खौल में बंद कर लिया था। उसने सारा से कोई पसंद की शादी ना की थी मगर उसे नहायत ईमानदारी और खलूस से अपनाया था। वो उसकी शरीके हयात थी, उसकी बेटी की माँ थी। ये ही रिश्ता उनके दरमियान मोहब्बत की बुनियाद बना था। अभी तो एक दूजे के संग बहुत सी मुसाफतें तय करनी थी मगर सारा की इस अचानक मौत से वो अंदर से टूट गया था। ख़ासकर हुरैन से जुदाई उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी मगर तकदीर के इस फैसले को आहिस्ता आहिस्ता सबने कबूल कर लिया था सिवाय माविया के। उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे मगर आज परिविश ने 8 साल बाद उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। न जाने क्यों रह रहकर उसे उसकी यासियत ज़दा चेहरा व अंदाज बार बार याद आ रहा था। वो खुद अपनी इस कैफियत से बेखबर था। आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते यार? कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगे? मैं जानता हूँ ये जो तुमने अपने ऊपर तमानियत का खौल चढ़ाया हुआ है ये सिर्फ ज़ाहिरी है। 8 साल हो चुके हैं माविया, अब तो जी लो दोबारा अपनी ज़िंदगी। उस शाम माविया अहमद के घर उससे मिलने गया तो शाही के दौरान इधर उधर की रस्मी गुफ्तगू के बाद अहमद ने उसे समझाया था। इस बार माविया ने उसे झिड़का और ना ही इनकार किया, बस गहरी सोच में डूब गया था। कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पता नहीं आजकल कहाँ खो जाते हो तुम, सब ठीक है ना? अहमद ने उसे सोच में गुम देख के दोबारा पूछा तो वो जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बात पे गौर कर रहा था, माविया ने जवाबन कहा तो अहमद ने चौंकते हुए माविया को देखा। वाह माँ बदौलत, आज सोच बचार कर रहे हैं, हमारी गुजारिश पे नवाजिश हुजूर। अब की बार अहमद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो माविया के लबों पे भी धीमी सी मुस्कुराहट दर आई। वैसे कल मुशायरे में मज़ा आया था ना, मुझे बहुत खुशी हुई। अदब की फील्ड में काफ़ी नए चेहरे मुतारिफ हो रहे हैं, ख़ासकर वो क्या नाम था उसका? हाँ, परिविश काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई शायरा लग रही थी। अहमद ने मुशायरे का तज़किरा करते हुए माविया से पूछा। परिवेश के जिक्र पे एक बार फिर उसके ख्यालों में परी की हल्की सी शुबे लहराई थी। उसने अपना सर झटक के ख्याल की नफ़ी की। हाँ वाकई बहुत ही खुशाइन बात है कि उर्दू अदब से अब काफ़ी लोग वाबस्ता हो रहे हैं, माविया ने अहमद की तायद करते हुए कहा। दोनों दोस्त कॉलेज फ्रेंड थे। अहमद इस्लामाबाद पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में रहता था जिसकी वजह से माविया से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी जिसमें ज़्यादा हाथ दोनों का उर्दू अदब से बेहद लगाव था। अक्सर दोनों साथ ही मुशायरों और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करते थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ यार, लाइब्रेरी में भी कुछ काम है और क्लाइंट से मीटिंग है, तुम भी भाभी को टाइम दो अब, माविया ने इजाज़त लेते हुए मुस्कुरा के कहा। हाँ अब बस वो दिन भी दूर नहीं जब तुम भी हमारी भाभी को टाइम दोगे, अहमद ने शरारत से कहा तो माविया उसे घूर के देर रह गया। अहमद ने ज़ोरदार कहका लगाया। माविया उसे गले मिलते हुए बाहर चला आया। अहमद ने दिल से अपने अजीज़ जान दोस्त की खुशियों के लिए दुआ की। अफसानों की दुनिया में सब झूठ नहीं होता, दिल और भी उलझेगा, पढ़िए ना किताबों को। रेक से किताबें निकालने में मगन वो अपनी ही धुन में थी जब किसी नामनूज सी आवाज़ पे उसके हाथ रुके थे। उसने पढ़ के देखा तो निगाहों में हल्की सी शनासाई का रंग उभरा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उस दिन मुशायरे में कोई नहायत महवियत से उसे देख रहा था। वो बहुत एहसास शायरा थी, किसी की निगाहों से उठते जज्बों में कौन सा रंग है वो समझ सकती थी। उसने हैरत से अपने सामने खड़े खूबरू नौजवान को देखा जो नहायत संजीदगी से उसकी जानिब देख रहा था। जी आप कौन? कुछ कहना था? उसने हैरत से इस्तफार किया। माविया वकास, उस दिन मुशायरे में आपको देखा था, काफ़ी अच्छी शायरी करती हैं आप। दरअसल मैं जब भी कराची आता हूँ तो लियाकत लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ डोनेट करता हूँ। आज भी यहाँ इसी सिलसिले में आया था तो आप पे नज़र पड़ गई, सोचा तारुफ व तारीफ़ हो जाए। माविया ने काफ़ी तफसील से उसे वजाहत दी थी। गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि आज के इस तरक्की याफ्ता मशीनी दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के लाइब्रेरी में वक्फ करते हैं। आजकल वाकई ऐसे इदारों को आप जैसे लोगों के फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत है। उसे हकीकतन ये सब जानकर खुशी हुई थी। उसने माविया को सराहते हुए कहा तो वो मुस्कुराए बिना न रह सका। मुताले का काफ़ी शौक़ है आपको?
माविया ने उसके हाथ में सादत हसन मंटू की किताब देखते हुए कहा। जी बहुत ज़्यादा, मुताले के बगैर तो वैसे भी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है मुझे। परिवेश ने किताब टेबल पर रख के चेयर पे बैठते हुए कहा तो माविया भी उसके सामने वाली चेयर खिसका के बैठ गया। उस वक्त शाम की वजह से लाइब्रेरी में रश कदरे कम था। वो दिलचस्पी से उसके ख्यालात जानने लगा। आपकी शायरी में आपकी निजी ज़िंदगी का दखल कितना है? मेरा मतलब है तजर्बा या मुशाहिदा। परिवेश को इतने पर्सनल सवाल की उसकी तवक्को नहीं थी। वो कदरे हैरानी से माविया को देखने लगी जो नहायत दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नज़रें मरकूज़ किए हुए था। वो कुछ पजल सी हुई। दोनों, और ज़रूरी नहीं है शायरी सिर्फ तजर्बा ही हो, मुशाहिदा भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों के दर्द और जज्बात को महसूस करके लफ्ज़ों का पैराहन देना ही असल शायरी है। परिवेश ने खुद को संभालते हुए एतमाद से कहा तो वो मुतासिर हुए बिना न रह सका। अमेजिंग, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि शायरी अधूरी बात होती है। अगर हम इसमें पूरी बात कहकर तमाम जज्बात की तर्जुमानी कर दें तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जज्बातों दर्द की अक्कासी का सबसे बेहतरीन तरीका अफसाना है या नावल। आप अफसाने लिखा करें, मुझे यकीन है आप बहुत आगे जाएंगी। माविया ने उसे सराहते हुए सलाह दी तो वो मुस्कुरा उठी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा लगा आपसे मिलके। परी ने घड़ी की जानिब देखते हुए फिक्रमंदी से कहा जो इस वक्त शाम के 7 बजा रही थी। जी ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। माविया ने भी खड़े होकर उसकी मोहनी सूरत को निगाहों में जज्ब करते हुए मुस्कुरा के कहा और बाहर निकल गया। आज की शाम वाकई उसके लिए नहायत खुशगवार साबित हुई थी। उस खुशगवार मुलाकात के बाद वो काफ़ी अरसे बाद सुकून की नींद सोया था। नींद की देवी उस पर मेहरबान थी। जब ही रात के पिछले पहर उसे वो रूह फरसा खबर मिली जिसे सुन के उसे अपना वजूद मिटता महसूस हुआ। वो पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचा था। कहाँ है मामा? अब कैसी कंडीशन है उनकी? और डॉक्टर्स ने क्या कहा उनकी कंडीशन के बारे में? अस्पताल पहुंचते ही उसने कॉरिडोर में मौजूद तलहा से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। रिलैक्स भाई, आप ठीक है मामा, हौसला रखिए, इस तरह परेशान मत हो। कल रात हार्ट अटैक हुआ था मम्मा को, अब ठीक है वो, और कुछ देर बाद डॉक्टर नहीं उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप मिल लीजिएगा। तलहा ने उसे हौसला देते हुए तफसील बताई। मगर हुआ कैसे ये सब? जब मैं गया था तब तो वो ठीक थी, फिर अचानक ऐसी क्या टेंशन हो गई ये सब हो गया? अगर कुछ हो जाता मम्मा को तो? माविया ने झुंझलाते हुए कहा तो तलहा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। वो जो खुद को नहायत मजबूत जाहिर कर रहा था मगर सहारा मिलते ही उसका जब टूट गया। बेटा संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। एहसान साहिब जो कुछ देर पहले ही डॉक्टर से बात करके आए थे माविया को यूं रोते देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने उसे संभालते हुए कहा जी पापा, मैं भी कब से भाई को यही समझा रहा हूँ कि मम्मा ठीक है बिल्कुल, मगर ये समझ ही नहीं रहे। अब के तलहा ने भी एहसान साहिब की तरफदारी करते हुए कहा तो उसके दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ। दिल से बेख्तियार शुक्र ए इलाही अदा हुआ। वो रूम के बाहर से एक नज़र अपनी माँ पर डालते हुए शुक्राने के नफल अदा करने चला गया। मम्मा अब आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। माविया ने उन्हें दवाएं देकर आराम करने की ताकीद करते हुए उठते हुए कहा तो उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। बैठो थोड़ी देर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने उसे देखते हुए कहा तो वो फिर बैठ गया। जी मम्मा कहिए, क्या बात है? माविया ने ताबेदारी से पूछा। पहले वादा करो मना नहीं करोगे, उन्होंने इल्तिजाई अंदाज में कहा तो वो माविया ने इस बात में सर हिलाया और उनके पाँव दबाने लगा। शादी कर लो बेटा, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो ये अरमान मेरे दिल में ही रह जाता। प्लीज़ बेटा। अल्लाह ना करे मामा आपको कभी कुछ होता, आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा प्लीज़। कर लूँगा मैं शादी भी, आप सही तो हो जाएं पहले। अभी आपको डिस्चार्ज हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, आराम कर लिए आप प्लीज़। माविया ने उनकी बात काटते हुए तड़प कर कहा तुम सच कह रहे हो माविया? वाकई तुम शादी के लिए तैयार हो? उन्होंने बेयकीनी से माविया को देखा। एक तमानियत सी उनकी रगों पे में सरायत कर गई थी। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? अब बस जल्दी से मुझे मेरी पहले वाली मम्मा लौटा दे। माविया ने मुस्कुराते हुए उन्हें खुद से लगा लिया तो फरते मुसर्रत से उनकी आंखें छलक पड़ी। अच्छा अब आप सो जाइए, कल बात करेंगे इस बारे में, ठीक? अब तो खुश हैं ना आप? माविया ने मुस्कुराते हुए कहा सो रही हूँ बस, अब तो आराम कर करके भी थक गई हूँ। उन्होंने खुशी से कहा मम्मा वो आपने कोई लड़की तो नहीं देखी ना अभी? माविया ने एहतियातन पूछा। हाँ 1-2 नज़र में है, मगर क्यों, कहीं तुम्हारी नज़र में तो कोई नहीं? अब के उन्होंने शरारत से कहा तो माविया के चेहरे पर फैलते रंगों से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उसके दिल की बंजर ज़मीन फिर आबाद हो चुकी है। वो माँ थी, बेटे के दिल में क्या है ये उनसे बेहतर कौन जान सकता था। बस ऐसे ही माविया ने कहा तो उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चिपत लगाई। कौन है वो जिसने मेरे बेटे के चेहरे पर वो फूल खिला दिए हैं जिन्हें देखने के लिए मैं इतने सालों से तरस रही थी?
उन्होंने उसकी आंखों में बगौर देखते हुए कहा तो वह नज़रें झुका गया और परिवेश के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उन्हें हकीकतन बहुत खुशी हुई थी। बहुत जल्द परिवेश के घर जाने का अंदिया देके वो पुरसुकून हो गई थी। आज उनके सर से एक बोझ हट गया था। परिवेश से मुतल्लिक तमाम मालूमात अहमद के ज़रिए मालूम करके उसने जब कराची जाने चलने का कहा, सबके वीरान चेहरों पर एक बार फिर जिंदगी बहार बन के छा गई थी। परिवेश का ताल्लुक मतविस तबके से था। परिवेश जमालुद्दीन और आसिया जमालुद्दीन की सबसे बड़ी बेटी थी। परिवेश की पैदाइश के बाद खुदा ने उन्हें मज़ीद 3 बेटियों से नवाजा था। घर के हालात पहले ही नाखुशगवार थे। बच्चियों की पैदाइश के बाद उनमें मज़ीद बिगाड़ पैदा हो गया था। जमाल साहिब दिल में बेटे की हसरत लिए बैठे रहे, मगर खुदा ने उनकी किस्मत में ये नेमत नहीं रखी थी। इसी वजह से उनके मिजाज में एक अजीब चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। वो खामखा बात बात पर आसिया और बच्चों से उलझते थे। उनके रवैये की वजह से बच्चियों, खासकर परिवेश के मिजाज में एक तलखी सी आन बसी थी। आसिया बेगम ने जैसे तैसे करके बच्चियों को बुनियादी तालीम दिलवाई, जबकि परिवेश ने पढ़ाई के साथ प्राइवेट ट्यूशन स्कूल में जॉब करके अपनी और बहनों की पढ़ाई में माली ताउन किया। वो फितरतन शायरा थी, मगर हालात की तलखियों ने उसके लफ्ज़ों में ऐसा दर्द व तासीर भर दी थी कि वो जो लिखती सब सराहते। अभी वो प्राइवेट मास्टर करके फारिगी हुई थी कि अब्बा की नासाज तबीयत ने उसे एक अदबी जरीदे में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसके अंदर छुपे हुए तख्लीकी फ़न को बहुत तक़वियत व नाम मिला। ऐसे तल्ख हालात में माविया वकास का रिश्ता उनके घर ज़िंदगी की नवीद बनकर आया था। आसिया बेगम को माविया बहुत पसंद आई, मगर उनकी हैसियत और मर्तबे ने उनके अंदर एक फितरती झिझक व खदशा पैदा कर दिया था, जिसे किरण एहसान ने अपने आला इखलाक से पसे पश डाल दिया था। उन्हें भी हल्की सावली सी नफीस सी परिविश बहुत पसंद आई थी। यूँ एक ही महीने के अंदर सादगी से वो परिविश जमाल से परिविश माविया वकास बन गई थी। पूरा कमरा गुलाब की मुअत्तर खुशबू से महक रहा था। हर चीज़ नफासत व सलीके से अपनी जगह पर मौजूद थी। एक नज़र कमरे का तायराना जायज़ा लेकर वो अपनी उंगलियां चटखाने लगी। जब से उसे मम्मी ने माविया की पहली शादी और उसकी बीवी और बेटी के वफ़ात का बताया था, उसका दिल अजीब अंदेशों व वसवसों का शिकार हो रहा था। उसे अच्छी तरह अपनी और माविया की पहली बाज़ाब्ता इत्तफ़ाक़िया मुलाकात याद थी। संजीदा सा वो शख्स उसे काफ़ी सुलझा हुआ और अच्छा लगा था, मगर उसका दिल अजब अंदाज से धड़क रहा था। अभी उसकी सोचों का तसलसल और तवील होता कि माविया दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। उसने नज़रें झुका ली। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब ही आन बैठा। अस्सलाम वालेकुम। माविया ने धीमे लहजे में उसे सलाम किया तो उसने नज़रें उठा के उसकी जानिब देखा, जो नहायत महवियत से उसे देख रहा था। वो शर्मा के नज़रें झुका गई। वालेकुम अस्सलाम। उसने हनूज नज़रें झुकाए अपने हाथों की जानिब देखते हुए कहा, माना कि तुम्हारे हाथ खूबसूरत लग रहे हैं, मगर ऐसी भी क्या आफताब कि तुम उन्हें ही देखे जाओ और मुझ जैसे हैंडसम बंदे को इग्नोर करो। माविया ने शरारत से उसका हाथ थामते हुए कहा तो एक धीमी सी मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। ये तुम्हारे लिए। माविया ने उसकी नाजुक कलाई में कंगन पहनाते हुए उसके हनाई हाथों पर मोहब्बत शब्द करते हुए कहा तो एक खुशनुमा सा एहसास उसकी रगों पे में सरायत कर गया। माविया से मुतल्लिक तमाम खदशात उसे हवा में मौलिक होते महसूस हुए। दोनों ने इस नए रिश्ते को सच्चाई और मोहब्बत से कबूल करके वसल बहार का रंग अता किया। अभी शादी को बामुश्किल 1 हफ्ता ही गुजरा था कि किरण एहसान ने सबको इस्लामाबाद वापस चलने के ऑर्डर्स दे दिए। परिविश ने भी माविया से मुस्तकिल इस्लामाबाद में रहने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इन दिनों माविया की संगत में वो अपने आप को खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। कुछ ही दिनों में वो सबसे अच्छी तरह घुल मिल गई थी। यूँ ही खुशी खुशी वो इस्लामाबाद चली गए। परी बेटा, आप आराम कर लो जाके अपने रूम में, माविया थोड़ी देर तक आ जाएगा। किरण बेगम ने परिविश के गाल थपथपाते हुए कहा तो माविया के इस तरह घर आते ही बिना बताए कहीं चले जाने पर परेशान सी बैठी थी। जी अम्मी, जा रही हूँ। वो कमरा किस तरफ है? परिविश ने उठते हुए पूछा। वो घर के दीगर हिस्सों से नावाकिफ़ थी। उसने झिझकते हुए उन्हें देखा था। आओ बेटा, मैं तुम्हें घर और तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। सामान रज़िया भी रख देंगी थोड़ी देर में। उन्होंने उसकी झिझक को महसूस करते हुए मुस्कुरा कर कहा और उसे घर दिखाने लगे। जवाबन वो भी नहायत अपनायत से उनकी बातें सुन रही थी। उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ के उन्होंने उसे आराम करने की ताकीद की तो वह मुस्कुरा उठी थी, इतने प्यारो खलूस पर। कमरे में दाखिल होते एक तायराना नज़र उसने कमरे की तरतीब पर डाली थी। बेसाख्ता उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर जा ठहरी थी। किस कदर मुकम्मल था सब कुछ। उसकी आंखों में नमी दर आई। धीरे धीरे चलते हुए वो तस्वीर के करीब आई थी। कितनी खूबसूरत थी वो लड़की, बेइख्तियार उसके दिल से निकला था। किस कदर खुश थी माविया की आंखों में। उसने गहरी नज़रों से जांचा था, फिर आईने में पड़ते अपने अक्स को एक बार देखा। क्या थी वो उसके सामने? सांवला रंग और कुछ भी नहीं, और वो मुजस्मा हुस्न, परफेक्ट कपल उसके मुंह से बेइख्तियार निकला था। बीबी जी,
ऐसे क्या देख रही हैं? ये सारा बीबी, माविया भाई और उरैन की तस्वीर है। आपको तो पता होगा रज़िया बीबी ने उसके इर्तिकाज़ को तोड़ा था। हाँ पता है। सामान ले आई तुम? परविश ने मौजू बदलते हुए पूछा। जी बीबी जी, ये रहा सामान आपका, रज़िया बीबी ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा अब जाओ तुम, परविश ने उसे जाने का अंदिया दिया। बीबी जी, ये तस्वीर हटा दूँ? जाते जाते रज़िया बी ने पलट कर के पूछा था। नहीं रहने दो, परविश ने मना करते हुए दोबारा अपनी नज़रें तस्वीर पर मरकूज़ कर दी थी। पल भर को एक एहसास रक़ाबत के उसके दिल में जागा था। उसने झरझरी से ली और अपना ध्यान हटा के माविया को कॉल करने लगी। परी तुम यहाँ किचन में मसरूफ़ हो? मैंने कहलवाया भी था रज़िया से कि बाबा आए हैं, तुम जल्दी आओ। माविया ने थोड़ा गुस्से से परविश को कहा जो इस वक्त खाना बनाने में मसरूफ़ थी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आ ही रही थी बस। और ये बाबा कौन है? उसने हैरानी से इस्तफ़ार किया था। पापा के बेस्ट फ्रेंड है, बाबा ही बोलता हूँ मैं उन्हें। ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते वो, इसलिए हमारी शादी में नहीं आए थे। आज तुमसे ख़ुसूसी तौर पर मिलने आए हैं वो। अब चलो भी, माविया ने तफसील बताते हुए कहा। चले, उसने चाय और दीगर लवाजमात ट्राली में सजाते हुए कहा और माविया के साथ बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए उसने सलाम किया तो अकबर साहिब ने, जो एहसान साहिब से बातों में मगन थे, नज़र उठा के बहुत अपनायत से उसे देखा। दिल से बेख्तियार उन दोनों के लिए दुआ निकली थी। आज इतने सालों बाद उन्होंने माविया को यूँ खुश देखा था। सारा की मौत के बाद जिस तरह उसने उनका बेटा बनके उन्हें सहारा दिया था, वो काबिल तहसीन था। वो वाकई बहुत खुश हो गए थे उसे खुश देख के। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो तुम दोनों, सदा आबाद रहो। उन्होंने खड़े होकर परी के सर पर हाथ रखते हुए कहा और माविया को गले लगा लिया था। आप दोनों का प्यार ख़त्म हो गया हो तो चाय पी लें, अब ठंडी हो रही है। एहसान साहिब ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो सभी मुस्कुरा उठे। परी हैरत से उन दोनों को देख रही थी। किस कदर प्यार था उन दोनों में, बिना किसी खूनी रिश्ते के, जबकि उसने कभी सगे रिश्तों को इस तरह वफा करते ना देखा था। अरे बेटा, आप किस सोच में पड़ गई? एहसान साहिब ने उसे यूँ गुमसुम देखकर कहा तो वो चौंक के अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली थी। कुछ नहीं पापा, आप लोग बातें करिए आराम से, मैं ज़रा मामा को देख लूँ, उसने वजाहत दी और एक नज़र माविया पर डालकर बाहर आ गई। आने वाले कुछ दिनों में उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि माविया अब भी अपने फैमिली बिजनेस के बजाय अकबर अंकल का बिजनेस संभालता है। जब उसे यह भी पता चला कि सारा अकबर अंकल की बेटी थी, अजीब से एहसास उस पर हावी हो रहे थे। वो ना चाहते हुए भी माविया की पिछली ज़िंदगी को सोचे जा रही थी। उस घर में उन दोनों का प्यार था, उसे वहशत सी होने लगी यहाँ के दरो दीवार से, जब भी उसने माविया से साफ बात करने का फैसला किया था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस रात वो खाने के बाद लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब उसने हिम्मत करके उसे मुखातिब किया। बोलो परी, सुन रहा हूँ, उसने हनूज स्क्रीन पे नज़रें जमाए कहा तो वो तब सी गई। आप अभी तक अकबर अंकल का बिजनेस क्यों संभालते हैं, अपने पापा का क्यों नहीं? इतने गैर मुतवक्का सवाल पे माविया ने चौंक के उसे देखा। देखो परी, मैंने पहले भी कहा था वो मेरे बाबा जैसे हैं और तुम्हें बिजनेस के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, अंडरस्टैंड? उसने उसे समझाना चाहा। बाबा जैसे हैं, बाबा हैं तो नहीं ना, वो सारा के बाबा हैं, आपके नहीं। और आपके पापा का खुद इतना बड़ा बिजनेस है, तला अकेला संभाल रहा है। मुझे लगता है अब आपको उसे ही संभालना चाहिए, उसने नहायत तल्खी से कहा। तो माविया ने नहायत गुस्से से उसे देखा था। परी प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, आइंदा नहीं सुनो मैं ऐसी कोई बात, उसने गुस्से से कहा। तो ठीक है, नहीं कहूँगी, फिर आप मेरी बात मान लें। कौन सी बात? उसने इस्तफार से हैरत से इस्तफार किया। हम कराची में रहेंगे अब, और प्लीज़ आप मना नहीं करेंगे, उसने नहायत आराम से अपनी बात मुकम्मल की, जिसे सुन के माविया सन्नाटे में आ गया था। इधर बैठो परी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है सब कितना हर्ट होंगे तुम्हारी ये बात सुन के? तुम्हें तो सबके साथ रहना है, हमेशा मामा का ख्याल रखना है। कितनी खुश हैं वो, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? माविया ने उसका हाथ थाम के बेड पर बिठाते हुए नरमी से समझाना चाहा। और मैं जो हर्ट हो रही हूँ उसका कुछ अंदाज़ा है आपको? अगर आपको अपनी मरहूमा बीवी इतनी ही अजीज़ थी तो क्यों मुझे लाए थे? उसके रिश्तों की आपको परवाह है, मगर मेरे लिए आपके पास वक्त नहीं। वहशत सी होने लगी है मुझे यहाँ के दरो दीवार से, हर वक्त आपके और उसके रिश्ते का लम्स महसूस होता है मुझे। नहीं रह सकती मैं यहाँ, प्लीज़ चलिए आप मेरे साथ। वो फट पड़ी। कितना कुछ गलत सोच रही थी वो, जबकि वो तो पूरी रजामंदी और मोहब्बत से उसे अपनी ज़िंदगी में लाया था। उसको तासुब सा हुआ उसकी सोच पे, जो इतनी जिम्मेदार हो के भी उस नहज पे सोच रही थी। फिर कुछ सोच के उसने हामी भर दी। ठीक है चलेंगे, मगर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, उसने बेयकीनी से उसे देखा था। मगर अगले ही लम्हे एक तमानियत की लहर उसके अंदर उतर गई थी, उसके खुशादा सीने में। उसने अपना सर छुपा लिया था। माविया ने न जाने क्या कहकर सबको मुतमईन कर दिया था कि किसी ने भी उसके कराची शिफ्ट होने पर
शिकवा नहीं किया था। सबने मोहब्बत के साथ दोनों को रुखसत किया था। वो सरशार सी कराची आ गई थी, मगर माविया की दिन ब दिन बढ़ती मसरूफियात और अक्सर इस्लामाबाद जाने पर उसे एतराज़ रहने लगा था। उसने हालात को अपने ही जाविये से सोचना शुरू कर दिया था, जिससे दोनों के माबैन एक अजीब सी सर्द महरी आन बसी थी। माविया बार हाँ उसे समझाने की सही करता, मगर वो उससे दूर होती जा रही थी। यही बात उसे परेशान किए दे रही थी। जज्बा मोहब्बत कहीं थक के सो गया था। इस बार भी जब वो इस्लामाबाद से कराची लौटा था, परी ने बजाय खुशी से उसका खैर मुकद्दम करने के सर्द महरी दिखाई थी। उसे दूसरी शादी करना जुर्म लगने लगा था। माविया, क्या बात है, तुम ठीक हो? इतनी देर हो गई, अब तक घर नहीं गए, और ये तुमने स्मोकिंग कब क्यों की? न जाने कब से वो ऑफिस में बैठा माजी की तल्ख यादों में गुम था कि अहमद ने आकर उसे संजोड़ा। उसने एक नज़र सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक पर डाली, जो रात के 11 बजा रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम क्यों नहीं गए? भाभी इंतज़ार कर रही होगी। माविया ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए पूछा। जा ही रहा था, फिर गार्ड से पता चला कि तुम अभी तक नहीं हो। यही हो तो चला आया, और भाभी तो तुम्हारा भी इंतज़ार कर रही होंगी। तुम क्यों नहीं गए? इतना काम भी नहीं है आज तो फिर? अहमद ने रसानिया से कहा। भाभी, उन्हें कहाँ इंतज़ार होगा मेरा भला? माविया ने तल्खी से कहा। क्या मतलब? अहमद ने चौंक के पूछा, तो माविया ने इतने दिन से दिल में पनपता गम उसके सामने बयान कर दिया। अहमद को अपने अजीज़ जान दोस्त की यह हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ, तो वो गहरी सोच में डूब गया। फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी फितरतन शिद्दत पसंद है, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सारा भाभी की यादों की भी मदाखलत गवारा नहीं। अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा। कौन सी यादें यार? तुम जानते हो मैं परी को पसंद करता हूँ। जब भी मैंने इतना बड़ा फैसला करके शादी की, तो फिर ये सब क्यों? माविया ने यासियत से कहा। मैं जानता हूँ, मगर ये जो औरत ज़ात होती है ना, कहीं बार अपने अंदेशों वसवसों को हकीकत का रूप देकर सच मान लेती है। तुम्हारा अंकल का बिजनेस संभालना भी शायद इसलिए उन्हें पसंद नहीं आया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सब में गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें उनकी सोच को सही करना चाहिए था, अपनी वफा और मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहिए था। इस तरह वक्त के धारे पर सब कुछ छोड़ के खामोशी इख्तियार करने लेने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? अहमद ने समझाते हुए कहा, तो माविया गहरी सोच में डूब गया था। वाकई इस सब में वो खुद ज़्यादा कसूरवार नज़र आ रहा था। उसने सर झुका लिया। अब रिलैक्स हो जाओ और भाभी को पूरा टाइम दो। आई समझ, उन्हें कन्विंस करके इस्लामाबाद ही चले जाओ, तुम दोनों, या किसी हनीमून ट्रिप पर। अकबर अंकल के बिज़नेस का कराची वाला सारा काम मैं संभाल लूँगा, उसकी फ़िक्र नहीं करो। वैसे मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो इस पर अमल कर सकते हो। अहमद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। कैसा रास्ता? अहमद की आखिरी बात पर उसने चौंक के देखा था, और फिर जो अहमद ने उसे कहा उसकी आंखें चमक उठी थी। एक उम्मीद का जुगनू से मिल गया था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत अजीब बोझल सी हो रही थी। बुखार ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुलाजमा ने उसने अपनी अम्मी के आने की खबर दी। अम्मी को अंदर भेजने का अंदिया दिया। बुखार में उसे उठ के बाहर जाना मुहाल लग रहा था। परी, क्या है ये सब? यही तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि तुम इस उम्र में मुझे जलील करवाओ। ना हाल अहवाल पूछा, ना प्यार जताया। उन्होंने आते ही उसकी क्लास ले डाली थी। उसने ना समझी से माँ की तरफ देखा। क्या कर दिया अम्मी जान मैंने? बस करो, तुम कब से अपना घर छोड़े यहाँ बैठी हो? क्या यही सब सिखाया था मैंने तुम्हें बेटा? इस तरह रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें तो रिश्ते जोड़ना सिखाया था ना? उन्होंने हनूज गुस्से से कहा, वो जो कब से अपने दिल में दहकते अलाव को बाहर निकलने से रोक रही थी। माँ को देख के संभल नहीं पाई और सिसक उठी। माँ के गले लग के आज उसने सब कुछ बता दिया था। बस चुप करो मेरी बच्ची, तुम तो मेरी सबसे समझदार बेटी हो। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? उन्होंने उसे चुप कराते हुए कहा। उसने हैरानी से माँ को देखा था। पागल हो गई थी तुम? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करने चली गई थी। आज अगर मैं ना आती तो पता नहीं क्या करती। कितना गलत सोचती हो तुम। बेटा, अगर माविया को तुमसे मोहब्बत ना होती तो वो इस्लामाबाद से कराची आकर तुमसे शादी क्यों करता? अगर उसे सिर्फ दूसरी शादी करनी होती तो क्या वहाँ इस्लामाबाद में लड़कियाँ ना थी? वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया था बेटा। अगर वो सारा के अब्बू का बिजनेस संभालता है तो इसमें क्या गलत है? सारा अकबर भाई की कुल कायनात थी। उसके जाने से उनके पास कुछ न बचा था। ऐसे में माविया ने उनका बेटा बनके उन्हें सहारा दिया तो क्या गलत किया बोलो? और ऐसे तो वो मेरे और तुम्हारे बाबा की भी इतनी इज्जत करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है हमारे काम आने की। और रही बात सारा की, तो बेटा वो उसकी बेटी की माँ थी, उसकी बीवी थी। उसने कितना कुछ खो दिया। क्या आसान है ये सब भुलाना? तुम्हें तो उसकी शरीके हयात बनके उसके हम कदम चलना चाहिए था, उसका आईना बनके रहना चाहिए था, उसके दिल से तमाम यादों को निकाल के अपना अक्स नक्श करना चाहिए था, उसके घर वालों के साथ रह के एक बेटी बनके अपने तमाम फ़राइज़ निभाने चाहिए थे। या ये कि उसे ले के यहाँ आ गई? वो रसानियत से उसे समझा रही थी और एक एक करके तमाम गिरें खुलती जा रही थी।
दिमाग पे जमी गर्द हटी तो उसे सब साफ और शफाफ लगने लगा था। आप सही कह रही अम्मी, मैं ही गलत थी, उसने शर्मिंदगी से एतराफ़ किया। अब अपनी गलती तस्लीम कर ही ली है तो माविया के साथ वापस चली जाओ बेटा। याद रखना, हर इंसान की जगह और अहमियत अलग अलग होती है। तुम कभी सारा नहीं बन सकती और ना कभी सारा तुम्हारी जगह ले सकती है। दूसरी औरत पहली औरत कभी नहीं बन सकती, लेकिन अगर वो अपना दिल बड़ा करे तो उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, उन्होंने शाइस्तगी से कहा। तो उसने अपनी अजीम माँ को देखा जो उसके लिए कितनी परेशान थी। उसने मोहब्बत से उन्हें गले लगाया। वो भी मुतमईन हो गई थी कि उनकी बेटी की ज़िंदगी अब सहल हो जाएगी। शाम को जब माविया घर लौटा तो खिलाफ मामूल परी विश को तैयार अपना इंतज़ार करते देख उसे खुशगवार हैरत सी हुई। नेवी ब्लू कलर के जदीद मलबूस में हल्का मेकअप किए वो बहुत अच्छी लग रही थी और दिल के करीब भी लग रही थी। देखते ही रहेंगे या अंदर भी आएंगे? उसके हाथों से ब्रीफ केस लेते हुए चुटकी बजा के उसने माविया की महवियत को तोड़ा था। ओह क्यों नहीं, वो मुस्कुरा उठा था। इतने दिन बाद उसके कदम से कदम मिला के चलते हुए वो अपने रूम में आ गया था। सुनिए, घर वापस चलें, परी ने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम कर कहा। तो माविया ने बेयकीनी से उसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? प्लीज़, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। किस कदर गलत थी मैं, आपको भी नहीं समझ पाई। कितना नुकसान कर बैठी हूँ मैं अपना और आपका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, परी ने बेड पर बैठते हुए शर्मिंदगी से कहा। वो भी उसके पास ही आन बैठा था। इधर देखो परी, आइंदा माफ़ी नहीं मांगना। अपनों से मैं कभी नाराज़ नहीं होता। मुझे अंदाज़ा है मैं भी गलत था। अगर तुम गलत सोच रही थी तो मुझे तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। माविया ने उसके झुके सर का रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। आप बहुत अच्छे हैं। मेरी किसी गलती पर आपने कभी नहीं डांटा, कभी शिकायत नहीं की। अगर आज अम्मी नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक गलती पे गलती करती रहती, उसने एतराफ़ करते हुए कहा। अब तो नहीं होना खफा, अम्मी को मैंने ही भेजा था, वरना तुम अहमक कभी नहीं समझती, माविया ने शरारत से कहा। तो परी ने चौंक के उसे देखा था। क्या आपने अम्मी को? माविया, आपने तो हद कर दी, वो हैरत से चिल्लाई थी। तो माविया की हंसी निकल गई। हाँ तो अगर अम्मी को नहीं बताता तो आप सदा की बेवकूफ़ मोहतरमा कैसे मान जाती? वैसे वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी अम्मी है। मैं कुछ भी बता सकता हूँ उन्हें, माविया ने उसे खुद से करीब करते हुए कहा। आज उसे सब कुछ मिल गया था, परी के प्यार की सूरत में। उसने दिल से अहमद को दुआ दी, जिसके कहने पे उसने अम्मी को सब बता के उनकी मदद ली थी। अब फ्रेश हो जाइए आप, परी ने उसके हसार से निकलना चाहा। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर और बैठो, माविया ने उसके नाक दबाते हुए कहा। मगर माविया ने उसके लबों पर अपना हाथ रख के उसे चुप करा दिया। भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ ये, खामोशी के दरमियान कब चाही थी बात ये, धड़कने जो हमें कहने लगी हैं, ना कहो ना सुनो खामोश गुफ्तगू होने लगी है, ज़िंदगी ख्वाब में खोने लगी है, ताबीरें ले आऊँ मैं तुम सपने दे दूँ मुझे, ऐसा क्या है इतना क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहूँ ना सुनूँ खामोश गुफ्तगू होने लगी है, ज़िंदगी ख्वाब में खोने लगी है, हर आहट पर धड़के दिल करवट करवट रात ढले, चारों और चेहरा तेरा यूँ सपनों के दीप जले, सपने हैं अपने प्यार के, ना कहो ना सुनो खामोश गुफ्तगू होने लगी है, ज़िंदगी ख्वाब में खोने लगी है। माविया नहायत मखमूर लहजे में उसकी समाहतों में इसमें मोहब्बत फूंक रहा था और वो इतने प्यार पे निहाल हो गई थी। उसने नहायत एतमाद से उसके सीने पर सर टिका दिया था। उसके ज़रा सा दिल बड़ा करने से एक बार फिर मोहब्बत चांदनी बनके उसकी रूह को मुनव्वर कर गई थी। तो ये था छोटा सा नावल। आप लोगों को कैसा लगा ये नावल? मुझे तो अच्छा लगा है। शॉर्ट नावल था, मैंने शॉर्ट ही चूज़ किया था कि मैंने कहा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मैंने कहा कुछ दे ही दूँ, इसका ये ना हो कि मैं कुछ दूँ ही ना, तो आप लोग ऐसे ही इतने दिन बोर होते रहे। पेपर मेरे चल रहे हैं भैया, आप लोग तो वेले हो ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा तो मिलना चाहिए ना कंसेशन, तो इसीलिए मैंने कर दिया। और इतनी एक्साइटेड थी, मैंने नाम ही नहीं बताया कि नावल का नाम क्या है। नावल का नाम है मेरा हमनवा और इसकी राइटर हैं सुमेरा गज़ल, आई थिंक सो सुमेरा गज़ल हैं। सॉरी मैं भूल चुकी हूँ कि उनकी राइटर का क्या नाम था। अब मैं वापस भी नहीं जा सकती, इतना बैक मुझे करना पड़ेगा नीचे, तो मैं नहीं कर रही। जो भी नावल राइटर का नेम होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा थंबनेल में ही, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे ये कहानी अच्छी थी, शॉर्ट थी, मज़े की थी। तो स्टोरीज़ तो ऐसे ही होती हैं। और क्या मैं कहूँ, बस यही रूटीन चल रही है मेरी, पेपर्स की चल रही है और मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। हाय अल्लाह, मैं सच में बताऊँ, आपस की बात है, किसी को बताइएगा मत, मैं कोई ख़ास पढ़ नहीं रही हूँ,
मतलब जितना मुझे पढ़ना चाहिए था मैं उतना नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं ऐਵੇਂ ही खाना पूरी कर रही हूँ। और मतलब अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ, बट मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता यार, अब दिल ही नहीं करता पढ़ने का। सॉरी, मतलब कितना गंदा मैं मैसेज दे रही हूँ, बट मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, पढ़ती हूँ तो पेपर दे रही हूँ ना। आप लोग बस मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरे पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ थे और आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज़ में आप लोगों को वही या फिर आपका गलत होगा या सही होगा, सर सब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में ही दे रहे हैं, तो वो थोड़ा ईजी लग रहा है। और कल भी सर का ये एक्चुअली हमारे ना इस सेमेस्टर में हमारे एक टीचर को हमारे 3 सब्जेक्ट दे दिए गए और सर ने दोनों दफ़ा हमारे एमसीक्यूज़ ही लिए हैं और कल भी हमारा पेपर है सर का ही है। तो कल 6 नंबर का है, अब जो 2 हुए थे वो 12 नंबर्स के थे, तो 6 नंबर का अब देखो, पहले उन्होंने 12 नंबर के अगर वो दिए हैं ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो अब भी वो ऑब्जेक्टिव ही देंगे ना, तो इसीलिए। तो अब मेरे कंसेक्टिव पेपर्स हैं, उफ, कब तक, मंडे तक मेरे पेपर है, मेरे हफ्ते इतवार सोमवार तक पेपर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, पता है मैं तो कह रही थी हमें एक एक मिलेगा, लेकिन नहीं, हमारे ना फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग होगा ना, इसके बाद वाला जो होगा वीक, उसमें हफ्ते इतवार को मेरे 2 पेपर्स हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों को नावल दूंगी, हो सकता है मैं एक और शॉर्ट नावल आप लोगों को और भी प्रोवाइड कर दूंगी जब मैं फ्री हूँ, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दरमियान में दे दूँगी। और इसके अलावा हाँ, बस ऐसे ही मैं शॉर्ट नावल 2-3 नॉवल्स आप लोगों को अच्छे वाले दे दूँगी। आज वाला अच्छा ही था, बुरा नहीं था। तो अब आगे भी मैं आप लोगों को ऐसा ही कोई शॉर्ट नावल प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप लोगों का टाइम थोड़ा सा अच्छा स्पेंड हो जाए, सही है। तो आप लोगों ने बस ऐसे करना है कि मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे लिए ढेरों ढेर दुआएं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, भाई मैं पढ़ती हूँ, बस मेरे पास टाइम निकल आता है, मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और ये कोई इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा मुझे, आई थिंक सो 41 मिनट लगे अभी, तो बस यहाँ पर अगर मैं बंद कर दूँ तो 41 मिनट लगे, तो ये कोई इतना ज़्यादा तो नहीं। 1 घंटा तो मैं यार, मैं आप लोगों को 1 घंटा तो दे ही सकती हूँ, इतनी जालिम नहीं हूँ मैं कि आप लोगों को 1 घंटा ना दे सकूँ। तो 1 घंटा तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पेपर्स देते हुए, क्योंकि एमसीक्यूज़ होते हैं और पता है हमें ग्राउंड में बिठा कर ले रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी आ गई ना, ठंड आ गई है, तो हमें ग्राउंड में बिठा कर लेते हैं सर, तो वो अच्छा लग रहा है। अब हमारा इवनिंग मॉर्निंग सेशन सबका इकट्ठा हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, हम सारे पढ़ रहे होते हैं। खैर इतने मज़े की और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो खैर मैं अभी नहीं बताती, आप लोग 5K कर लो, फिर मैं आप लोगों से सारी बातें किया करूँगी, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। मैं सोच रही थी मैं अपनी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ, ठीक है, उसमें हम अपनी बातें किया करेंगे, नॉवेल्स को छोड़कर जो दूसरी बातें होती हैं, मतलब मेरे से रिलेटेड जो मेरे साथ डेली रूटीन में हो रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। कैसा, अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए कि मैं आप लोगों से ऐसे बातें किया करूँ, डिस्कस किया करूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ करूँगी। लेकिन वो तब करूँगी जब 5K हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं बता सकती ना मैं अपने बारे में, और वैसे भी अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तो अभी तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं कुछ करूँ, मतलब इस तरह का अलग का सिस्टम शुरू कर लूँ एक तरह से। क्या बोले जा रही हूँ मैं, लगता है मेरे ना सर को चढ़ गई टेंशन, इसीलिए मैं कुछ अजीब ही बातें किए जा रही हूँ। आप लोग मेरी बातों पे ज़्यादा वो ना दिया करो, ध्यान मत दिया करो, बस सुन लिया करो, एंजॉय किया करो और खुश रहा करो, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।